हम्म। तो कल अपन ने डेंस रेगुलर तक पढ़ा था ना, तो अब पढ़ना है अपने को डेंस इरेगुलर। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर बढ़ेंगे अपन आगे। तो हमने टिश्यू की डेफिनेशन में कहा कि ग्रुप ऑफ along with intercellular substances performing a specific action को अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू। फिर हमने कहा कि when different tissue combine in specific proportion and pattern तो क्या बनेगा, ऑर्गन। फिर हमने कहा कि टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट फिजिकली एंड और केमिकली तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। फिर अपन ने कहा कि सेल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिवाइड स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एज अ होल। फिर अगली बात अपन ने करी, जहां हमने कहा जो है, हाँ, फिर अगला अपन ने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फिर हमने यहाँ पर अगली बात करी कि टिश्यू होते हैं चार तरह के, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। इपिथेलियल टिश्यू के पास क्या होता है, फ्री सरफेस, जो फेस करेगा या तो आउटसाइड एनवायरनमेंट या फिर कोई बॉडी फ्लूइड। फिर अपन ने कहा कि इपिथेलियल टिश्यू में ये होता है दो तरीके का, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में सेल लेयर कितनी है, एक, जबकि कंपाउंड में एक से ज्यादा। सिंपल में के बारे में अपन ने बात करी कि ये बनाता है लाइनिंग ऑफ डक्ट एंड ट्यूब, ठीक, या बॉडी कैविटी की लाइनिंग बनाएगा। वहीं कंपाउंड के बारे में हमने कहा कि ये फेस करता है आउटसाइड एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल स्किन। फिर अपन ने कहा कि सिंपल एपिथेलियम को बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, तीन। सबसे पहला सिंपल स्क्वामस, सेल्स कैसी हैं, थिन एंड फ्लैट। सिंपल स्क्वामस के बारे में अपन ने कहा कि ये बनाता है डिफ्यूजन बाउंड्री। लोकेशन में कहा कि एयर सैक ऑफ लंग्स और वॉल ऑफ ब्लड वेसल। फिर अगला हमने कहा कि आता है सिंपल क्यूबॉइडल, तो सेल्स का शेप कैसा, क्यूब लाइक। सिंपल क्यूबॉइडल में अपन ने कहा कि जो यहाँ पर सेल्स हैं, ये सिंपल क्यूबॉइडल है। इसके काम है दो, एक तो सेक्रीशन और दूसरा एब्जॉर्प्शन। सिंपल क्यूबॉइडल में अगला अपन ने कहा कि ये लोकेटेड है डक्ट ऑफ ग्लैंड और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अगर फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई पाए जाए तो क्या बोलोगे, ब्रश बॉर्डर। फिर हमने कहा कि ये मौजूद है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। अगला अपन ने कहा सिंपल कॉलमनर, तो सेल्स होती हैं टॉल और स्लेंडर। न्यूक्लियस किसके पास, बेस। फिर हमने कहा कि ये जो सिंपल कॉलमनर है, इसमें फ्री सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई पाए जा सकते हैं। फिर हमने कहा कि सिंपल कॉलमनर है स्टमक और इंटेस्टाइन। ब्रश बॉर्डर कॉलमनर कहाँ था, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल के फ्री सरफेस पर सिलिया मौजूद हो तो क्या बोलेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम के लिए हमने कहा कि ये मौजूद है ब्रोंकियोल और फेलोपियन ट्यूब पर। सिलिएटेड के बाद फिर अगला अपन ने कहा कि क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल क्या बनाती हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, इसके बारे में अपन ने कहा कि यहां पर अगर बात करें तो दो तरीके की है ग्लैंड, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में सेल्स का क्लस्टर की आइसोलेटेड, जबकि मल्टी सेलुलर में क्लस्टर ऑफ सेल। यूनि का एग्जांपल कौन, गोब्लेट सेल। मल्टी का एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड। फिर हमने अगला कहा कि बेस्ड ऑन साइट ऑफ सेक्रीशन दो तरीके के, पहला हो जाता है आपका एक्सोक्राइन और दूसरा एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का सेक्रीशन जाएगा बॉडी सरफेस पर, जबकि एंडोक्राइन का सेक्रीशन जाएगा बॉडी के अंदर, यानी कि कहां पर, टिश्यू फ्लूइड में रिलीज होगा, फिर पहुंचेगा ब्लड में। फिर हमने कहा कि इनमें से डक्टलेस कौन, एंडोक्राइन। हार्मोन कौन सेक्रीट करेगा, एंडोक्राइन। बाकी सारे प्रोडक्ट आते हैं एक्सोक्राइन से। फिर आगे अपन ने कहा कि अगर यहां पर सेल्स की एक से ज्यादा, यूजुअली 4 से 6 लेयर पाई जाएं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम। जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसके बारे में अपन ने कहा
कि ये केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में रोल ज्यादा कि कम? तो सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में रोल है कम। फिर हमने कहा कि जो कंपाउंड इपिथेलियम है यह है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, फेरिंग्स। फिर अपन ने कहा डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। आगे हमने कहा कि एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो इस वजह से सेल्स आपस में जुड़ी होती हैं किसके थ्रू? सेल जंक्शन। अब जो सेल जंक्शन है उसके ये लगभग सारे टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं ब्लड को छोड़कर। पहला टाइप हुआ टाइट। टाइट में अपन ने क्या लिखा? प्रिवेंट लीकेज या अलाउ लीकेज? प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यू। टाइट के बाद अगला आया अधेरिंग। क्या कहा? परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। अधेरिंग के बाद अगला आया गैप। तो गैप में हमने कहा कनेक्ट साइटोप्लाज्म और रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। फिर अगली अपन ने बात की जहां हमने कहा कि अगला टिश्यू आता है कनेक्टिव। तो सारे टिश्यूज में मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव के बारे में अगली बात करी कि ये बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यू वगैरह को आपस में कनेक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगली बात कही कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इट रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप। इसमें रखा ब्लड, बोन, कार्टिलेज और एडिपोज को। फिर हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू में कंपोनेंट होते हैं तीन, सेल, फाइबर और मैट्रिक्स। सेल्स में सबसे पहला कौन? फाइब्रोब्लास्ट। क्या बनाती है? फाइबर और मैट्रिक्स। फाइब्रोब्लास्ट के बाद दूसरी सेल आ जाती है यहां पर मैक्रोफेज। काम क्या था? फेगोसाइटोसिस। तीसरी आई मास्ट सेल। क्या क्या सेक्रीट करेगा? हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। इनमें से एलर्जी कौन कराता है और एंटीकोएगुलेंट कौन है? हेपेरिन। फिर हमने कहा कि फाइबर्स पॉलीसैकेराइड के बने या प्रोटीन के? स्ट्रक्चरल के फंक्शनल? क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं फाइबर। अब ये जो फाइबर्स हैं इनके बारे में हमने कहा कि फाइबर्स लगभग सारे कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, किसको छोड़ करके? ब्लड और लिम्फ। फिर हमने कहा फाइबर तीन तरीके के हैं, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। व्हाइट फाइबर कौन सी प्रोटीन से बने? कोलेजन। येलो फाइबर वाली प्रोटीन इलास्टिन और रेटिकुलर फाइबर वाली प्रोटीन रेटिकुलिन। फाइबर के बाद फिर कहा मैट्रिक्स बना होता है मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड का। फिर अपन ने कहा कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं तीन, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज के अंदर सेल्स और फाइबर पास पास की दूर दूर? दूर दूर होते हैं। फिर हमने कहा कि लूज के अंदर टाइप हैं दो, एक तो एरियोलर और दूसरा एडिपोस। दोनों में से एपिथेलिया के लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क कौन बनाएगा? फैट स्टोरेज कौन करेगा? स्किन के नीचे कौन प्रेजेंट है? दोनों। तो दोनों ही कहां पाए जाते हैं? स्किन के नीचे। अगला हमने कहा कि अगर सेल्स और फाइबर पास पास तो इसे क्या कहेंगे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें अपन ने कहा कि ये दो तरीके का है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में थे। यहां एनसीईआरटी ने लिखा था कि कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, जबकि डायग्राम में अपने को क्या दिखाई दे रहा था? रो ऑफ फाइब्रोब्लास्ट बिटवीन पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर। फिर हमने देखा यहां पर अगला कि ये बनाती है दो स्ट्रक्चर, एक तो टेंडन और दूसरा लिगामेंट। मसल और बोन के बीच में कौन? टेंडन। बोन और बोन के बीच लिगामेंट। टेंडन में कौन ज्यादा? कोलेजन फाइबर की इलास्टिक, और जबकि लिगामेंट में इलास्टिक फाइबर ज्यादा। अब यहां दूसरा टाइप आता है, यानी कि अब अपनी को बात करनी है डेंस इरेगुलर के बारे में। तो अगला टिश्यू हो जाता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हुआ डेंस इरेगुलर टिश्यू। अब डेंस इरेगुलर के बारे में देखिए,
यहां हमने कहा कि यहां पर फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स, और फाइबर्स में मेनली होते हैं कोलेजन फाइबर। तो यहां मेनली कौन से फाइबर पाए जाते हैं? कोलेजन। आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। तो ये पाए जाते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशन में। डिफरेंट ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ? अलग अलग दिशाओं में पाए जाएंगे। तो ये क्या मौजूद है? अलग अलग ओरिएंटेशन में या अलग अलग डायरेक्शन में पाया जाता है। अब अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो इसका मतलब हुआ कि डेंस इरेगुलर को जब हम देखेंगे तो इस वाले टिश्यू के अंदर अपन ने कहा फाइबर मेनली कौन से होते हैं? कोलेजन। तो मतलब कुछ इलास्टिक फाइबर पाए जाते होंगे। तो कोलेजन फाइबर मान लो कुछ तो ऐसे करके मौजूद हैं, कुछ और कोलेजन फाइबर है जो ऐसे करके पाए जा रहे हैं, और कुछ कोलेजन फाइबर ऐसे मौजूद हैं, कुछ और कोलेजन फाइबर ऐसे करके पाए जा रहे हैं, कुछ यहां पर ऐसे हैं। हमने कहा कि साथ में कुछ इलास्टिक फाइबर भी पाए जाते हैं, तो थोड़ी मात्रा में अपन ने कहा कि ये मान लो इलास्टिक फाइबर हो गए। तो क्या ये सारे फाइबर एक ही डायरेक्शन में मौजूद हैं? नहीं, ये अलग अलग डायरेक्शन में हैं। अब अलग अलग डायरेक्शन में हैं तो इनके बीच में जो फाइब्रोब्लास्ट है वो फाइब्रोब्लास्ट भी क्या होगा? रैंडमली कहीं कहीं मौजूद होगी। तो ऐसे करके फाइब्रोब्लास्ट मौजूद है। अब क्या होगा कि अगर आप इस टिश्यू को मान लो अगर ऐसे करके खींचते हो तो ये वाले फाइबर अपने काम आ जाएंगे, इसको नहीं टूटने देंगे। अगर हमने ऐसे खींचा तो ये वाले फाइबर काम आ गए, ऐसे करके खींचा तो ये फाइबर काम आ गए। तो मतलब कि इसको आप अगर किसी भी डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये आसानी से टूटेगा क्या? नहीं। जबकि वहीं जब हम बात कर रहे थे रेगुलर के बारे में, तो रेगुलर में हमने कहा था कि क्योंकि फाइबर्स एक ही डायरेक्शन में पाए जाते हैं तो अगर आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं देन इट इज फाइन, वो काम करेगा। वहीं पर अगर आपने यही फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में यानी कि उल्टे डायरेक्शन में आपने लगा दिया तो उस केस में फाइबर्स काम कर पाते क्या? नहीं। तो ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू प्रोवाइड करता है कवरिंग टू ऑर्गन्स। ये क्या प्रोवाइड करता है? कवरिंग। और कवरिंग को अपन और बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। कवरिंग के लिए हमारे पास वर्ड क्या बेटा? एनकैप्सुलेशन टू ऑर्गन्स। तो जब भी अगर ऑर्गन्स को कवर करना हो तो हमेशा वहां पर काम कौन आता है? डेंस इरेगुलर काम आता है। जैसे हमने किडनी के ऊपर पढ़ा है ना कि टफ कैप्सूल मौजूद होता है, तो वो यही डेंस इरेगुलर है जो वहां पर पाया जाता है। ऐसे ही ब्रेन में हम कहते हैं कि सबसे बाहर मौजूद होता है ड्यूरामीटर, तो वो ड्यूरामीटर भी इसी का बना होता है। तो जब भी अगर कवरिंग प्रोवाइड करनी है तो ये कौन करेगा? डेंस इरेगुलर करेगा। अब देखिए एनसीईआरटी इसकी लोकेशन के बारे में कहती है कि कहां पाया जाता है। तो एनसीईआरटी ने बेटा लोकेशन में कहा है दैट इट इज प्रेजेंट इन द स्किन। क्या कहा है? प्रेजेंट इन द स्किन। एनसीईआरटी की भाषा को समझिए। बीनीथ द स्किन किस किस के लिए कहा था? एरियोलर और एडिपोस। इन द स्किन किसके लिए? डेंस इरेगुलर। तो बीनीथ द स्किन एडिपोज और एरियोलर, और इन द स्किन डेंस इरेगुलर। इन द स्किन किसके लिए कहा? डेंस इरेगुलर के लिए। और बीनीथ द स्किन किसके लिए कहा? एरियोलर और एडिपोज के लिए कहा है। तो ये हुआ हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड वेसल की कवरिंग बनानी हो या किडनी वगैरह की जो कवरिंग थी वो सारी किससे बनी होगी? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। तो एक बार जरा जल्दी से इतना लिखेंगे और एनसीईआरटी से जरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू वाला पैराग्राफ पढ़ लो, फिर बात करते हैं स्पेशलाइज्ड में। हाँ बेटा। टेंडन और लिगामेंट स्किन के नीचे इन द सेंस कि जैसे मान लो स्किन के नीचे ये वाली जगह भी तो है,
यहां पे न तो टेंडन है न लिगामेंट है। टेंडन और लिगामेंट की एक स्पेसिफिक लोकेशन है कि टेंडन केवल वहां पाया जाएगा जहां पर मसल और बोन आपस में जुड़ रहे हो, लिगामेंट केवल वहां पर होगा जहां बोन और बोन आपस में जुड़ रहे हो। तो क्या ये यूनिफॉर्मली हर जगह स्किन के नीचे है? नहीं। तो इसीलिए अपन उनके मामले में नहीं कहते कि प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। तो बीनीथ द स्किन एरियोलर एडिपोस और इन द स्किन डेंस इरेगुलर। रेटिकुलर फाइबर बेटा हमने कहा था कि एक नेटवर्क जैसा बनाते हैं। तो जैसे आपका बोन मैरो हुई, स्प्लीन है, लिवर है, ये जो ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होती है। तो ये जो नेटवर्क जैसा बनता है, इसका काम होता है पैथोजेंस को ट्रैप करना, डेड और वॉर्न आउट आरबीसी है उसको ट्रैप करना। तो वो ट्रैप करने में नेटवर्क काम आता है और इन ऑर्गन्स के अंदर होता है रेटिकुलर फाइबर। तो वहां पे पर्टिकुलर एक टिश्यू बनता है जिसको हम रेटिकुलर टिश्यू करके नाम देते हैं, पर वो अपने एनसीईआरटी के अंदर दिया नहीं है। मतलब ढकना, कैप्सूल क्या होता है? दवाई के ऊपर की कवरिंग होती है ना, तो वैसे ही एनकैप्सुलेशन मतलब किसी चीज को ढक देना। जैसे कि मान लो किडनी है, तो किडनी पे बाहर अपन कहते हैं ना कि टफ कैप्सूल होता है, तो वो जो कैप्सूल है वो किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर को ढक रहा है ना। ऐसे ही ब्रेन पे मैंने कहा कि सबसे बाहर मेनिंजेस में कौन है? ड्यूरामीटर। तो ड्यूरामीटर पूरे ब्रेन की स्ट्रक्चर को कवर कर रही है। तो एनकैप्सुलेट करना मतलब कि कवर कर देना, ढक देना, इसको अपन बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। क्या हमने पैराग्राफ पढ़ा? छोटा सा ही है। सो अब देखिए बात करते हैं। हमने कहा था कनेक्टिव टिश्यू के टाइप होंगे तीन, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। तो अब अपने को जो बात करनी है वो हम बात करेंगे बेटा अबाउट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को हमने कितने टाइप में डिवाइड किया था? दो। एक तो कौन सा? स्केलेटल और दूसरा वेस्कुलर। तो इसमें से पहले हम बात करने जा रहे हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। और बोलो जरा, जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर कितनी चीजें थी? दो। पहला कार्टिलेज और दूसरा बोन। तो इनमें से पहले अपन जो बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं कार्टिलेज के बारे में। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कार्टिलेज की। अब कार्टिलेज को एक बात जरा समझते हैं। तो देखिए जरा, अगर हमें कार्टिलेज को समझना है तो मैंने कहा कि ये मान लो एक कार्टिलेज है। तो ये बच्चे क्या हो गई? पूरी एक कार्टिलेज। ठीक। अब मान लो एक कार्टिलेज का पूरा मैंने एक डायग्राम देखा कि भाई कार्टिलेज के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सिंस कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसके अंदर सेल्स होनी चाहिए कि नहीं? हाँ कि नहीं? फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस, तीन चीजें होनी चाहिए ना। पहले बात कर लेते हैं अपन सेल्स के बारे में। कार्टिलेज के अंदर दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। इमेच्योर सेल जो कि कार्टिलेज की पेरिफेरी पर मौजूद हैं, इन्हें कहा जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट। कार्टिलेज में आप एक सेल का नाम और लेते हैं, कॉन्ड्रोक्लास्ट। क्या नाम लेते हैं? कॉन्ड्रोक्लास्ट। अभी जो हम बना रहे हैं इसका नाम क्या है? ब्लास्ट या क्लास्ट? ये कौन है? ब्लास्ट। तो ब्लास्ट का काम होता है कार्टिलेज को बनाना, और क्लास्ट का काम होता है कार्टिलेज को खत्म करना। मतलब कार्टिलेज का फैगोसाइटोसिस करना, पुरानी वॉर्न आउट कार्टिलेज को खत्म करना, ये काम कौन करता है? कॉन्ड्रोक्लास्ट काम करती है।
पर कॉन्ड्रोक्लास्ट पे अपन जाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत अपने दिमाग में बस याद रख लेना कि ऐसी भी एक सेल होती है। तो अभी यहां पर बाहर की तरफ जो मौजूद है, इस सेल को मैंने क्या नाम दिया है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो ये सेल है कॉन्ड्रोब्लास्ट। क्या आपको दिख रहा है कि कार्टिलेज पर बाहर की तरफ हमने कवरिंग जैसी बनाई है, कार्टिलेज की बाउंड्री है। अभी मैंने कहा था कि किसी भी स्ट्रक्चर को अगर कवर करना हो तो कवर करने के लिए कौन सा कनेक्टिव टिश्यू काम आता है? कौन काम आएगा? डेंस इरेगुलर। तो वही डेंस इरेगुलर यहां पर मौजूद है जो कि कार्टिलेज की कवरिंग बनाता है, जिसको अपन नाम देते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। क्या नाम दिया जाता है? पेरिकॉन्ड्रियम नाम देते हैं। तो पेरिकॉन्ड्रियम किससे बना होता है? तो यह है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन करता है पेरिकॉन्ड्रियम का, जो कार्टिलेज के सबसे बाहर है। अब कॉन्ड्रोब्लास्ट का नाम आपको फाइब्रोब्लास्ट जैसा ही दिख रहा है। अगर नाम समान है तो मतलब काम भी एक जैसे होने चाहिए। तो जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, इसका काम होता है कि ये सिंथेसिस करेगा। किसका बेटा? तो अपन ने कहा सिंथेसिस ऑफ फाइबर एंड मैट्रिक्स। मतलब कार्टिलेज के अंदर जितना भी फाइबर और मैट्रिक्स है, वो बनाने वाली सेल का नाम क्या होता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। और ब्लास्ट जब भी किसी भी सेल के नाम में आए तो आप समझ जाना कि इमेच्योर सेल है। कैसी सेल है? इमेच्योर। अभी ये मैच्योर नहीं हुई। तो छोटी सेल को क्या नाम देते हैं? ब्लास्ट। छोटी सेल के नाम के लास्ट में क्या आएगा? ब्लास्ट आता है। तो बाहर पेरीफेरी पर कौन सी सेल मौजूद है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल के बारे में अपन ने कहा कि ये बनाएगा फाइबर और मैट्रिक्स। अब जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है वो अब मैच्योर भी तो होगी। तो आप देखो, ये पर्सन जिसके अंदर से हमने कार्टिलेज निकाली, जब ये छोटा रहा होगा तब इसकी कार्टिलेज छोटी रही होगी। समय के साथ ये बड़ा होता गया तो कार्टिलेज भी बढ़ती चली गई। तो मतलब कि जब ये छोटा रहा होगा तब इसके अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट यहां रही होगी, फिर कॉन्ड्रोब्लास्ट यहां रही होगी, फिर कॉन्ड्रोब्लास्ट यहां थी, और अब फाइनली यहां पहुंच गई। जब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट बाहर की तरफ कार्टिलेज की ग्रोथ के साथ बढ़ती जा रही थी, उसी बीच में कुछ कॉन्ड्रोब्लास्ट मैच्योर हुई। कुछ कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या हो गई? मैच्योर। और जब ये मैच्योर हुई तो ये छूट गई यहां पर बीच में। तो आप देखो, बीच के स्पेस में ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जब मैच्योर हुई तो इसको मैंने कह दिया कॉन्ड्रोसाइट। क्या कहा इसे? कॉन्ड्रोसाइट। तो देखो, कॉन्ड्रोसाइट एक साथ एक हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, ये तीन भी संभव हैं, और मैक्सिमली इनका जो नंबर है एक साथ, वो होता है 4। तो मैक्सिमम कितनी सेल एक साथ पाई जा सकती हैं? 4। तो एक साथ ये 4 कॉन्ड्रोसाइट यहां पर मौजूद हो सकती है। तो जो सेल यहां बीच में छूट गई, उस सेल को हमने क्या नाम दिया है? कॉन्ड्रोसाइट। तो ये वाली सेल है कॉन्ड्रोसाइट, एंड दिस कॉन्ड्रोसाइट इज मैच्योर सेल। कॉन्ड्रोसाइट कैसी है बेटा? मैच्योर है। अब समझो, जो काम कॉन्ड्रोब्लास्ट कर रही थी वही काम तो कॉन्ड्रोसाइट करेगी, क्योंकि सेल तो एक ही है। जब इमेच्योर है तो उसका नाम ब्लास्ट है, जब मैच्योर हो गई तो उसका नाम क्या हो गया? साइट। तो मतलब कि ये जो कॉन्ड्रोसाइट है, इसका काम भी होगा कि ये सिंथेसिस करता है फाइबर और मैट्रिक्स का। तो ये क्या बना रहा है बेटा? फाइबर और मैट्रिक्स बनाता है। तो फाइबर और मैट्रिक्स बनाने वाली सेल को आपने क्या नाम दे दिया? कॉन्ड्रोसाइट। तो सबसे पहले कार्टिलेज में जो सेल पाई जाती हैं वो कितनी तरह की? मेनली 2। इमेच्योर सेल का नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट, जो पेरिफेरी पर है, जबकि मैच्योर सेल को कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट, जो कहां पर मौजूद होती है? बीच में। तो सेल के बारे में बात खत्म। अब सेल के बाद आते हैं कार्टिलेज के मैट्रिक्स पर। अगर हम कार्टिलेज के मैट्रिक्स के बारे में देखें
तो ध्यान से देखना, यहां पर जो कॉन्ड्रोसाइट मौजूद हैं, इनके आसपास और मैट्रिक्स के बीच में एक खाली जगह होती है। क्या मौजूद है? एक एम्प्टी स्पेस है। तो एम्प्टी स्पेस कहां है? तो हमने कहा कि कॉन्ड्रोसाइट के चारों तरफ और मैट्रिक्स के बीच में क्या पाया जाता है? एक एम्प्टी स्पेस है। तो हमने कहा कि कॉन्ड्रोसाइट के चारों तरफ और मैट्रिक्स के बीच में क्या होगा? एम्प्टी स्पेस। मतलब कि अब ये जितनी पूरी जगह है, ये पूरी जगह में क्या भरा होगा? मैट्रिक्स। तो यहां पर ये पूरी जगह में मैट्रिक्स भरा होता है। और मैट्रिक्स कहां नहीं है? तो कॉन्ड्रोसाइट के जस्ट बाहर मैट्रिक्स नहीं होता। अगर जस्ट बाहर मैट्रिक्स नहीं है तो मैं इसे ऐसे भी तो ले सकता हूं कि कॉन्ड्रोसाइट के जस्ट बाहर की तरफ एक कैविटी होती है। समझो, अगर इसके ठीक बाहर की तरफ मैट्रिक्स नहीं है तो मतलब यहां खाली जगह है। और अगर खाली जगह है तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि यहां पर क्या पाई जाती है? कैविटी। क्या पाई जाती है? कैविटी। तो ये हो गया यहां पर कार्टिलेज का मैट्रिक्स। ये कार्टिलेज का क्या है? मैट्रिक्स। अब कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है उसके बारे में लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी कहती है कि मैट्रिक्स बना होता है कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट का। मैट्रिक्स किसका बना होता है? कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। तो अपन ने कहा कि इट इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। तो कौन से सॉल्ट का बना हुआ है बेटा? कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट का बना हुआ मैट्रिक्स यहां पर पाया जाता है। तो कार्टिलेज का मैट्रिक्स कौन से सॉल्ट का बना हुआ है? कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट का बना होता है। तो कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट से बना हुआ यहां पर क्या मौजूद है? मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स यहां पर कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट से बना हुआ है, इस मैट्रिक्स के बारे में देखिए। एनसीईआरटी 3 कैरेक्टर लिखती है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सॉलिड है, प्लाइबल है एंड इट रेजिस्ट कंप्रेशन। तो सॉलिड है, प्लाइबल है और रेजिस्ट क्या करता है? कंप्रेशन। तो अपन ने कहा कि सॉलिड है, प्लाइबल है और ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। तीनों बातों को समझते हैं। इरेजर जानते हैं? रबड़, है ना? स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से इरेजर सॉलिड है, लिक्विड की गैस? सॉलिड है ना? प्लाइबल वर्ड का मतलब है जिसको मोड़ा जा सके। ये जो पेन है ये प्लाइबल है कि नहीं? ये नॉन प्लाइबल है ना? इरेजर प्लाइबल होती है कि नहीं? इरेजर प्लाइबल होती है। अगला देखिए, अगर इरेजर के साइज का ही आप कोई चौक या पत्थर का टुकड़ा लें और जोर से उस पे हैमर मारें तो वो टूट जाएगा कि नहीं? अगर जोर से अपन हैमर मारें तो वो इरेजर टूटेगी क्या? नहीं टूटेगी ना। जब आपने हैमर मारा तो हैमर का जब फोर्स लगा तो वो जो इरेजर थी वो कंप्रेस हुई कि नहीं? उसने कंप्रेशन को सहन कर लिया, फिर लौट के अपने शेप में आ गई। जबकि वहीं पर अगर उसकी जगह कोई हार्ड स्ट्रक्चर होती तो क्या वो कंप्रेशन को रेजिस्ट कर पाती? नहीं। अगर रेजिस्ट नहीं कर पाती तो क्या होता? टूट जाती। तो ऐसे ही आपकी जो कार्टिलेज है, ठीक, आपकी जो कार्टिलेज है उसके कैरेक्टर कितने हैं? 3। अपने कान में जो ईयर पिन्ना है कार्टिलेज का बना है, हम जानते हैं। इस ईयर पिन्ना को अगर आप देखो तो सॉलिड है, लिक्विड की गैस? क्या ये प्लाइबल है, बीच में से मोड़ा जा सकता है? मोड़ सकते हैं ना? और फिर अपन ने कहा रेजिस्ट कंप्रेशन। तो अगर आप पूरी ताकत से अगर आप इसको दबा भी दें और उसके बाद छोड़ेंगे तो लौट के अपनी नॉर्मल शेप में। मतलब कि अगर अपन कार्टिलेज को रखें और अपन रखें बोन को और दोनों को अगर हम हैमर से मारें तो टूटेगा कौन? बोन। तो क्या बोन कंप्रेशन को रेजिस्ट कर पाती है? नहीं। कार्टिलेज कंप्रेशन रेजिस्ट कर सकती है? यस। तो कार्टिलेज के मैट्रिक्स के कैरेक्टर कितने कहे आपने? 3।
पहला कैरेक्टर क्या, दूसरा और तीसरा, मैट्रिक्स का पहला कैरेक्टर, दूसरा, तीसरा रेजिस्ट कंप्रेशन। और ये तीनों टर्म्स का मतलब समझ में आया। अब देखिए मैट्रिक्स के बारे में अगली बात कि यहां पर स्पेस बिटवीन कॉन्ड्रोसाइट, जो कॉन्ड्रोसाइट हैं और मैट्रिक्स हैं, उनके बीच में स्पेस है। ये जो स्पेस है इसको कहते हैं लैकुना। क्या कहा जाता है इसे, लैकुना। तो स्पेस को अपन क्या कहते हैं, लैकुना। और अगर हम देखें तो हमें यहां दिखाई देता है कि एक लैकुना के अंदर मौजूद होते हैं कितने कॉन्ड्रोसाइट। तो अपन ने कहा कि यहां मौजूद है एक से लेकर के 4 कॉन्ड्रोसाइट। एक लैकुना के अंदर कॉन्ड्रोसाइट बेटा कितने हो गए, एक से लेकर के 4 तक कॉन्ड्रोसाइट यहां पर हो सकते हैं। तो एक लैकुना में कॉन्ड्रोसाइट कितने हैं, एक से लेकर के 4। हाँ, एनसीईआरटी लिखती है कि कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसिस ऑफ मैट्रिक्स सेक्रीटेड बाय देम। तो मतलब कि एनसीईआरटी ने कहा कि जो कॉन्ड्रोसाइट है वो मैट्रिक्स में कहां पाई जा रही है, स्पेस में। और जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को सेक्रीट किसने किया है, कॉन्ड्रोसाइट ने ही। तो मतलब कॉन्ड्रोसाइट ने अपने आसपास क्या सेक्रीट किया, मैट्रिक्स। पर क्या वो मैट्रिक्स अपनी एकदम इमीडिएट सराउंडिंग में रखा, नहीं। मैट्रिक्स और कॉन्ड्रोसाइट के बीच में क्या है, स्पेस। एक बात और जोड़ लेते हैं, ये जो मैट्रिक्स है क्या मैंने यहां पे कहीं भी ब्लड वेसल बनाई, नहीं। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो कार्टिलेज है वो ए वेस्कुलर होती है। कार्टिलेज कैसी होती है बेटा, ए वेस्कुलर। मतलब कार्टिलेज के अंदर कोई भी ब्लड वेसल पाई नहीं जाती। मतलब कि अगर किसी कार्टिलेज को काटा जाए तो कार्टिलेज को काटने पे खून निकलेगा कि नहीं, नहीं। क्योंकि कार्टिलेज कैसी है, ए वेस्कुलर है। कार्टिलेज में ब्लड वेसल होती है क्या, नहीं। तो अभी तक हमने दो चीजों की बात की, एक तो सेल और दूसरा किसके बारे में बात की है, मैट्रिक्स की। अब तीसरी चीज यहां पे कौन बचा, फाइबर। तो फाइबर के बारे में अगर बात करें तो यहां पर फाइबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो मतलब फाइबर्स हो सकते हैं और हो सकता है कि फाइबर ना भी हो, ऐसी भी संभावना है। तो अपन ने कहा कि अगर फाइबर यहां होंगे तो फिर ये कौन से हो सकते हैं, तो अपन ने कहा कोलेजन फाइबर भी हो सकते हैं और इलास्टिक फाइबर भी हो सकते हैं। तो फाइबर्स में अगर हम बात करें तो हमें यहां दिखाई दिया कि कौन से फाइबर हैं, ये कोलेजन फाइबर। ये वाला फाइबर कौन सा हुआ, कोलेजन। ये वाला फाइबर कौन सा है, इलास्टिक। ये दोनों क्या है, फाइबर। तो फाइबर के बारे में अपन ने कहा क्या कि फाइबर में और मे नॉट बी प्रेजेंट। तो फाइबर हो सकता है कि पाए जाएं और हो सकता है कि फाइबर ना पाए जाए। तो अपन ने कहा फाइबर हो सकता है कि प्रेजेंट हो और हो सकता है कि फाइबर प्रेजेंट ना हो। तो फाइबर अगर पाए जाएंगे, अगर नहीं है तो कहानी अलग है। अगर पाए जा रहे हैं तो कितने तरीके के, दो, या तो इलास्टिक या फिर कैसे रहेंगे, कोलेजन फाइबर। अब यहां अगली बात आती है कि जो कार्टिलेज है ये पाई कहां कहां जाती है। तो उस कहानी को भी एक बार जरा देख लेते हैं और साथ में थोड़ी सी कहानी और बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे इसलिए क्योंकि आगे जब ब्रीदिंग वगैरह चैप्टर्स पढ़ते हैं तो वहां कहीं कहीं कार्टिलेज के कुछ टाइप्स का रेफरेंस आता है। तो देखिए कार्टिलेज के टाइप होते हैं 3। पहला होता है हाइलाइन कार्टिलेज। ली कार्टिलेज कौन सी होती है, हाइलाइन कार्टिलेज। याद आता है ट्रेकिया के रेफरेंस में एनसीईआरटी बात करती है। दूसरी आती है इलास्टिक कार्टिलेज।
क्या आपको याद आता है एपिग्लॉटिस के रेफरेंस में बात की है? थिन इलास्टिक फ्लैप का है ना? तो दूसरी कार्टिलेज कौन सी हो गई? इलास्टिक। और तीसरी आती है फाइब्रस कार्टिलेज। तो तीसरे को अपन क्या बोलते हैं? फाइब्रस कार्टिलेज। तो सबसे पहले जो ये हाइलाइन कार्टिलेज है, इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर फाइबर्स नहीं होते। तो हाइलाइन कार्टिलेज के मामले में फाइबर्स पाए जाते हैं कि एब्सेंट? इसके अंदर फाइबर क्या रहेंगे? एब्सेंट। इसका जो मैट्रिक्स है ये होता है ट्रांसल्यूसेंट और ब्लू। तो मैट्रिक्स कैसा रहने वाला है बेटा? ट्रांसल्यूसेंट होगा और साथ में कैसा हो जाएगा? ब्लू। तो मैट्रिक्स हमने कहा कि ट्रांसल्यूसेंट होता है और कैसा रहेगा? ब्लू होता है। ट्रांसल्यूसेंट शब्द का मतलब क्या होता है? एक कंडीशन होती है ओपैक। ओपैक में आर पार कुछ दिखता है कि नहीं? एक कंडीशन है ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखेगा क्या? तीसरी कंडीशन होती है ट्रांसल्यूसेंट, आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। तो इसके मैट्रिक्स का कलर कैसा है? ब्लू। और मैट्रिक्स क्या पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है? नहीं। क्या पूरी तरह ओपैक है? नहीं। दोनों के इंटरमीडिएट कंडीशन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट कहा जाता है। तो मैट्रिक्स कैसा है? ट्रांसल्यूसेंट है और ब्लू है। अब लोकेशन देखो कहां कहां पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सबसे पहले नेसल सेप्टम। कहां मौजूद है? नेसल सेप्टम पर। तो ये पाया जाता है नेसल सेप्टम। अब देखो, अपनी नाक यहां पे सबसे आगे की तरफ टच करो, हिला के देखो, हिल रही है ना? पक्की बात? अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे हिला के देखो, थोड़ी बहुत हिल रही है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी हिल रही है ना? मतलब पहले जितनी या पहले से कम? और अब यहां पकड़ो, यहां हिला के देखो, हिल रही है क्या? ये है बोन, ध्यान से सुनना, ये है बोन, इसको बोलते हैं नेसल बोन। ये है नेसल सेप्टम और ये है टिप ऑफ नोज। यहां होती है इलास्टिक कार्टिलेज, यहां है हाइलाइन कार्टिलेज और यहां पर क्या मौजूद है? बोन। तो बोन हमने क्या कहा था? प्लाइबल नहीं होती ना, तो बोन को आप नहीं मोड़ सकते, कार्टिलेज मुड़ेगी, पर इलास्टिक कार्टिलेज ज्यादा हिल जाती है, जबकि वहीं पर हाइलाइन कार्टिलेज उतना ज्यादा मूव नहीं करती। तो पहला अपन ने कहा नेसल सेप्टम। अगला देखिए, हाइलाइन कार्टिलेज मौजूद होती है इन एंडोस्केलेटन ऑफ एम्ब्रियो। कहां पाया जाता है बेटा? एंडोस्केलेटन ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन के अंदर कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है? हाइलाइन। एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन में कौन सी कार्टिलेज रहेगी? हाइलाइन। समझिए, अगर एम्ब्रियो के एंडोस्केलेटन में कार्टिलेज है, तो इसका मतलब हुआ एम्ब्रियो की बॉडी एकदम रिजिड रही कि फ्लेक्सिबल? एम्ब्रियो की बॉडी कैसी होगी? फ्लेक्सिबल। अब इस एम्ब्रियो को चाइल्ड बर्थ के टाइम या पार्चुरेशन के टाइम पास कहां से करना है? बर्थ कैनाल से। जब बर्थ कैनाल से पास करना है, तो अगर इसकी बॉडी एकदम रिजिड हो, तो पार्चुरेशन आसान हो जाएगा कि मुश्किल? कैसा रहेगा? तो इसीलिए एम्ब्रियो के एंडोस्केलेटन में बोन होती है क्या? नहीं। क्या पाई जाती है? कार्टिलेज। हालांकि ये बात अलग है कि आफ्टर बर्थ धीमे धीमे करके ये कार्टिलेज रिप्लेस किससे हो जाती हैं? बोन से। पर पहले क्या मौजूद रहेगा? कार्टिलेज। तो अपन ने कहा कि अगला हो गया एंडोस्केलेटन ऑफ एम्ब्रियो। अगला हमने कहा कि यहां पर आ जाएगा सी शेप्ड रिंग्स ऑफ ट्रेकिया। क्या आ जाता है? सी शेप रिंग्स ऑफ ट्रेकिया आ जाएगा। तो ट्रेकिया की जो सी शेप्ड रिंग है, वहां पर कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है? हाइलाइन। रिप्लेस होगा। आफ्टर बर्थ मतलब एम्ब्रियो में, बच्चे के अंदर।
बच्चे के अंदर ना, ठीक। हाँ चलो, अब ध्यान दो। अब अपन ने कहा, वापस से ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन होते कोई बड़ी बात नहीं है, तो अब जरा वापस से यहां ध्यान दे लेते हैं। अपन ने कहा कि जो सी शेप रिंग है ट्रैकिया की, वहां पर कौन सी कार्टिलेज मौजूद है? हाइलाइन। तो हम जानते हैं ना कि हमारे ट्रैकिया पे यहाँ रिंग्स पाई जाती हैं, और इनका शेप कैसा होता है? सी शेप्ड होता है। तो ये जो सी शेप्ड यानी कि डॉर्सली इनकम्प्लीट रिंग्स हैं, ये रिंग्स किसकी बनी होती हैं? कार्टिलेज की। अब ये सी शेप्ड रिंग्स ऑफ ट्रैकिया के बाद अगला आप ले सकते हैं कि ये पाई जाती है एट एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन। कहां मौजूद होती है? एट एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो हमारी बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स हैं, उनके एंड्स पर कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है? हाइलाइन। अब एंड ऑफ लॉन्ग बोन का मतलब क्या हुआ? एनसीईआरटी इसी को लिखती है कि ये मौजूद है इन लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट। तो मतलब एडल्ट में कहां पाई जा रही है? लिम्स और हैंड के अंदर। कैसे? ये हमारी जो ह्यूमरस है, ये लॉन्ग बोन है। हमने कहा ह्यूमरस के दोनों सिरों पर, यानी कि इधर जब रेडियस अल्ना से जुड़ रहा है तब, और इधर जब ये स्कैपुला से जुड़ेगा तब, दोनों एंड्स पर क्या मौजूद होगी? कार्टिलेज। तो अब बोलो, क्या ये कार्टिलेज हाथ में मौजूद है? यस। क्यों हाथ में नहीं है? ये इसको हाथ ही कहते हैं ना, इसको मतलब पूरे को आर्म नहीं कहते तुम, कुछ और कहा जाता है? नहीं। चलो, तो अपन ने कहा कि ये कहां पाई जाती है? हाथ और पैर में। तो अपन ने कहा कहां मौजूद है? एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन। अब आ जाते हैं दूसरे पे, जिसको अपन ने क्या कहा? इलास्टिक कार्टिलेज। अब इलास्टिक कार्टिलेज जो है, ये बोलो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ना, मतलब इसके अंदर फाइबर कौन से होने चाहिए? इलास्टिक फाइबर। कौन से फाइबर पाए जाएं? इलास्टिक फाइबर रहेंगे। अब इसकी लोकेशन के बारे में देखिए, तो ये अपन ने कहा कि मौजूद है एट टिप ऑफ नोज। कहां पाई जा रही है? टिप ऑफ नोज पर। तो नेसल सेप्टम किसका बना था? हाइलाइन कार्टिलेज का। जबकि टिप ऑफ नोज पे कौन मौजूद है? टिप ऑफ नोज के बाद आपको याद आई, एनसीईआरटी कहती है आउटर ईयर जॉइंट। एनसीईआरटी क्या लिखती है? आउटर ईयर जॉइंट्स। कायदे से एनसीईआरटी को यहां लिखना था ईयर पिन्ना। कायदे से लिखना क्या था? ईयर पिन्ना। पर एनसीईआरटी ने लिखा क्या है? आउटर ईयर जॉइंट्स। तो जो ईयर पिन्ना है, ये भी किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। तभी तो फ्लेक्सिबल है। तो हमने कहा टिप ऑफ नोज पर है। दूसरा कहां मौजूद है? आउटर ईयर जॉइंट्स पे। आउटर ईयर जॉइंट्स के बाद फिर हमने कहा कि इलास्टिक कार्टिलेज और कहां पर पाई जाएगी? तो ये इलास्टिक कार्टिलेज के लिए हमने पहले ब्रीदिंग में एक एग्जांपल कौन सा उठाया था? ब्रीदिंग वाले चैप्टर से उठाए थे ना अभी एग्जांपल, इपीग्लॉटिस। तो ये कहां मौजूद होगा? इपीग्लॉटिस पर। तो ये कहां पाया जाएगा? इपीग्लॉटिस। तो इपीग्लॉटिस पर इलास्टिक कार्टिलेज है। अब जो फाइब्रस कार्टिलेज है, इसके अंदर फाइबर रहेंगे कोलेजन। कौन से फाइबर पाए जाते हैं? कोलेजन फाइबर। तो कोलेजन फाइबर है, तो बोलो सबसे मजबूत कार्टिलेज हो जाएगी ना। अब यहां देखिए, क्या आपको याद आता है एनसीईआरटी जब बात करती है लोकोमोशन चैप्टर में जॉइंट्स के बारे में, तो वहां पर इंटरवर्टिबल डिस्क के बारे में बात की है, यहां भी बात की है इंटरवर्टिबल डिस्क के बारे में। तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जो दो वर्टिब्रा को आपस में जोड़ती है, उसके अंदर कौन सा कार्टिलेज होती है? फाइब्रस। सबसे मजबूत कार्टिलेज है ये सबसे मजबूत कार्टिलेज है। समझना, इस कार्टिलेज को केवल आपकी दो वर्टिब्रा के बीच में कुशन ही प्रोवाइड नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये 26 वर्टिब्रा से बना है। अभी जब हम खड़े हैं या बैठे हैं, तो इस पर जो वेट है,
वो थोरेसिक वर्टिब्रा का वेट जा रहा है लंबर पे, लंबर का सैक्रल पे गया, फिर पेल्विक गर्डल के थ्रू ये कहां चला गया, लिम्ब बोन्स के अंदर। वही मान लो जैसे अगर अपन किसी पेड़ पे चढ़े या लटकें, तो उस टाइम तो जो लिम्ब बोन्स का जो वेट है, वो वेट अब कहां जाना है, हाथों पे। मतलब कि जो इंटरवर्टिबल डिस्क अभी आपकी दब रही है, वही तब क्या होगा, खिंचना शुरू होगी और पूरी बॉडी का वेट उस पे आने वाला है। अगर वो सबसे मजबूत नहीं हुई, तो आपको नहीं लगता कि वर्टिब्रा खुल जाएंगी, और वर्टिब्रा खुल जाएंगी तो वर्टिब्रा के अंदर कौन मौजूद है, स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या ये गंभीर समस्या बन जाएगी? यस। इसीलिए सबसे मजबूत कार्टिलेज यहां है। एक और आप याद करें, आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा है प्यूबिक सिम्फाइसिस, और एग्जाम्पल कौन सा पढ़ा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला एग्जाम्पल आपने पढ़ा है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस आप जानते हैं, दोनों पेल्विक बोन्स के बीच में पाया जाता है। जो दोनों कॉक्सल बोन हैं, दोनों कॉक्सल बोन के बीच में क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। वहां कार्टिलेज कौन सी मौजूद होती है, फाइब्रस कार्टिलेज। क्या इतनी बात अभी समझ में आई? एक बार एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखो और पढ़ो तो। हाँ, कवरिंग में होते हैं। जो पेरिकॉन्ट्रियम है वहां तक ब्लड वेसल पाई जाएगी, मैट्रिक्स में नहीं होगी। कल कहाँ था तू? कल नहीं आया था ना? जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये क्या हुआ भाई? तो ऐसे मतलब अभी क्लास में फोन चलाने की क्या जरूरत पड़ी? अच्छा, एनसीईआरटी में भी ऐड आ जाता है। हाँ, कॉन्ट्रोप्लास्ट मैच्योर है। वही जब मैच्योर होगी तो उससे कॉन्ट्रोसाइट बनेगी। नहीं, रादर बेटा ज्यादा सेक्रीशन करती है कॉन्ट्रोब्लास्ट, कॉन्ट्रोसाइट की एक्टिविटी कम होती है कंपेटिवली। पर एनसीईआरटी ने कॉन्ट्रोब्लास्ट का नाम नहीं लिया है, केवल कॉन्ट्रोसाइट का नाम लिया है।
मतलब जो कॉन्ड्रोसाइट है और जो मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में हमेशा एक स्पेस होता है। ठीक, दोनों के बीच में क्या रहेगा, एक स्पेस। तो वो जो स्पेस है, उस स्पेस को अपन बोलते हैं लेकुना। मतलब इसे आप कुछ ऐसे मानो कि जब कॉन्ड्रोसाइट को मैट्रिक्स सेक्रीट करना होता है, या मैट्रिक्स जब सेक्रीट करती है, कंटिन्यूअस नहीं करती, एक टाइम इंटरवल पे, तो जब सेक्रीट करती है तो उस टाइम पे कॉन्ड्रोसाइट स्वेल होती है। तो जब अगर स्वेल होगी तो वो स्वेल होने के लिए स्पेस चाहिए होगा। उसने मैट्रिक्स सेक्रीट किया, मतलब सेक्रीट किया यानी कि इन द सेंस अपने अंदर जो मटेरियल बनाया वो बाहर रिलीज किया। अब वो वापस से श्रिंक होकर थोड़ी छोटी हो गई, तो बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा ना, तो वही स्पेस कहा जाता है लेकुना। हाँ, सॉलिड की वजह से नहीं भरता, या ये मान लो कि स्पेस चाहिए, क्योंकि सेल का जो साइज है वो फिक्स नहीं है, वो उसकी एक्टिविटी के हिसाब से चेंज होता है, तो इसलिए वो एक स्पेस चाहिए होता है इसे। नहीं, मेम्ब्रेन नहीं है, बस एक स्पेस है। हाँ, कॉन्ड्रोब्लास्ट मैच्योर सेल है, और इसी से बनती है मैच्योर सेल यानी कॉन्ड्रोसाइट। क्या? कॉन्ड्रोक्लास्ट मैंने कहा था कि बेटा नाम बता दिया था, मैंने तभी कहा था कि मैं लिखूंगा नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है। मैं ब्लास्ट ही लिख दिया, इतना ही बहुत है। नहीं, न्यूक्लियस होता है ना। अच्छा, इसमें बनाना है न्यूक्लियस। बेटा अगर कोई भी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस ना हो, तो खुद सोच वो जिंदा कैसे रहेगी। अगले पेज पे आए। हाँ, मतलब इवन मैट्रिक्स का भी अगर कुछ पार्ट डैमेज वगैरह हो गया तो उसको भी रिमूव करता है। आगे बढ़े। चलो इसको फटाफट लिखो, फिर बात करते हैं बोन के बारे में। क्या? सिंगल? कितने बच्चे लिख रहे हैं? जल्दी लिख के पूरा करो, फटाफट बात करते हैं बोन के बारे में। स्टर्नम के नीचे। हाँ, स्टर्नम और रिब को ज्वाइन करती है, कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं, वो भी हाइलाइन है।
आगे बढ़े। देखिए, अब बेटा कार्टिलेज के बाद अपने को बात करनी है बोन के बारे में। तो बोन के बारे में हम कहते हैं कि बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी। बोन क्या है बेटा? हार्डेस्ट टिश्यू है अपनी बॉडी का। तो अपनी बॉडी के अंदर जो हार्डेस्ट टिश्यू है वो कौन है? बोन। जब भी अगर कहा जाएगा कि बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है, तो नाम किसका लेंगे? इनेमल का। जो अपने टीथ पे एनेमल पाया जाता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। पर जब भी बात आएगी हार्डेस्ट टिश्यू कौन है, तो फिर अपन नाम किसका लेंगे? बोन का। इनेमल टिश्यू ना हो करके सेक्रीशन है एक सेल का जिसको बोलते हैं अमीलोब्लास्ट। इनेमल कौन सी सेल का सेक्रीशन है? अमीलोब्लास्ट। जबकि बोन अपने आप में प्रॉपर क्या है? टिश्यू है। अब अगर ये बोन अपने आप में एक टिश्यू है, तो इसका मतलब हुआ कि बोन के अंदर भी सेल्स होने चाहिए, फाइबर्स पाए जाने चाहिए, और क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स। तो अगर हम बात करते हैं बोन में सेल्स के बारे में, तो बोन के अंदर जो सेल्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो हो जाएगी ऑस्टियोब्लास्ट। एक कौन रहेगी? ऑस्टियोब्लास्ट। तो अपन ने कहा कि पहली सेल कौन सी हो गई? ऑस्टियोब्लास्ट है। ऑस्टियोब्लास्ट का काम हो जाएगा सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ फाइबर एंड मैट्रिक्स। मतलब बोन के अंदर जो भी फाइबर्स पाए जाएंगे, ये फाइबर्स और मैट्रिक्स को बनाना और इसे सेक्रीट करना किसका काम होता है? यहां ऑस्टियोब्लास्ट का। यही ऑस्टियोब्लास्ट मैच्योर होकर के बनाती है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोब्लास्ट जब बेटा मैच्योर हुई तो कौन सी सेल बनती है? बोलो, क्या ऑस्टियोसाइट का काम बदल जाएगा? नहीं। ऑस्टियोसाइट का काम भी वही रहेगा कि ये भी क्या करेगी? फाइबर और मैट्रिक्स बनाती है। तो सबसे पहले बात हुई सेल के बारे में। अब सेल में ही देखिए, बोन के अंदर एक आध बार पूछा गया है ऑस्टियोक्लास्ट। तो बोन में कौन सी सेल के बारे में पूछ लिया है? ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में। तो ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या हो जाएगा कि ये फैगोसाइटोसिस करती है ऑफ बोन। मतलब बोन को फैगोसाइटोस करके खत्म करना किसका काम है? ऑस्टियोक्लास्ट का। आपकी बॉडी में जो भी बोन्स हैं वो लगभग हर 2.5 से 3 साल में पूरी तरह बदल जाती है। मतलब लगातार बोन्स की क्या चल रही है? रीमॉडलिंग चल रही है। लगातार आपकी बॉडी में पुरानी बोन्स को हटाया जा रहा है, नई बोन आ रही है। पर ऐसा नहीं है कि किसी एक बोन को पूरी तरह हटा दिया फिर एक नई बोन बनेगी, नहीं। उसी बोन के अंदर जो सबसे पुराने पार्ट्स हैं उनको रिमूव करते जा रहे हैं सेलुलर लेवल पे, और उसकी जगह पे नए पार्ट्स का फॉर्मेशन होता जा रहा है। और ये काम आपकी बॉडी में हमेशा चलता रहता है। तो पुरानी बोन को वहां से हटाना कौन सी सेल का काम होगा? ऑस्टियोक्लास्ट का। और नई बोन वहां बनाना यह काम कौन करेगा? ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट का काम है। तो सबसे पहले बात हुई सेल के बारे में। सेल के बाद अब बोन के अंदर क्या मौजूद होने चाहिए? फाइबर। फाइबर की अगर हम बात करें तो बोन के अंदर केवल पाए जाते हैं कोलेजन फाइबर। केवल कौन से फाइबर होंगे? कोलेजन फाइबर। बोन के अंदर कोलेजन फाइबर्स को छोड़ करके बाकी इलास्टिक फाइबर वगैरह नहीं पाए जाते, क्योंकि बोन के स्ट्रक्चर अपन जानते हैं हार्ड है। फाइबर के बाद अब तीसरी चीज बोन में क्या आ जाती है? मैट्रिक्स। तो जो बोन का मैट्रिक्स है वो हार्ड होगा। कैसा रहेगा? हार्ड है। क्या ये प्लाइबल होगा? नॉन प्लाइबल है। क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर क्या कौन से सॉल्ट मौजूद हैं? तो अपन ने कहा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। क्योंकि बोन के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? कैल्शियम सॉल्ट्स पाए जाते हैं। तो बोन के अंदर क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट्स मौजूद हैं, इसलिए बोन का जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है? हार्ड है।
और नॉन प्लायबल होता है। तो ये सबसे पहले हुआ बोन की कंपोजिशन के बारे में। अब एनसीईआरटी का जो डायग्राम दिया है उसको जरा समझेंगे कि ये डायग्राम कहां से कैसे आया, और फिर उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। तो आप जरा देखिए, अगर मैं बॉडी की किसी भी एक लॉन्ग बोन को इमेजिन करूं, तो बॉडी में कोई भी एक लॉन्ग बोन कुछ ऐसे करके दिखाई देती है। जब भी अपन बोन देखते हैं तो बोन ऐसे करके दिखती है ना। अगर मैं बात करूं डेवलपिंग बोन में, तो डेवलपिंग बोन में तीन तरह के पार्ट्स पाए जाते हैं, या तीन पार्ट्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, अगर आप देखें तो आपको देखिएगा बोन में एक तो ये वाला पार्ट है एंड्स में, ठीक। एक पार्ट यहां इन दोनों लाइंस के बीच में है, और एक पार्ट यहां बीच में पाया जा रहा है। तो बोन के अंदर कितने पार्ट हो गए? तीन। सबसे पहले ऊपर वाले इस पार्ट को बोलते हैं इपीफाइसिस। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इपीफाइसिस कहा जाता है। ये इपीफाइसिस वाले पार्ट में पाई जाती है स्पॉन्जी बोन। कौन सी बोन मौजूद है? स्पॉन्जी बोन। अब भैया स्पंजी बोन क्या चीज होती है और हम क्यों समझ रहे हैं, वो भी अभी हम बात करेंगे कि ये चीज एनसीईआरटी से कैसे रिलेटेड है। तो अगर मैं एक स्पंजी बोन वाले पार्ट को बनाऊं, तो अगर इसको जूम किया जाए एंड्स में, ठीक, एक पार्ट यहां इन दोनों लाइंस के बीच में है, और एक पार्ट यहां बीच में पाया जा रहा है। तो बोन के अंदर कितने पार्ट हो गए? तीन। सबसे पहले ऊपर वाले इस पार्ट को बोलते हैं इपीफाइसिस। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इपीफाइसिस कहा जाता है। ये इपीफाइसिस वाले पार्ट में पाई जाती है स्पॉन्जी बोन। कौन सी बोन मौजूद है? स्पॉन्जी बोन। अब भैया स्पंजी बोन क्या चीज होती है और हम क्यों समझ रहे हैं, वो भी अभी हम बात करेंगे कि ये चीज एनसीईआरटी से कैसे रिलेटेड है। तो अगर मैं एक स्पंजी बोन वाले पार्ट को बनाऊं, तो अगर इसको जूम किया जाए, देखा जाए, तो एक स्पंजी बोन आपको कुछ ऐसी दिखाई देती है, जहां पर इसके जो बोन के का जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स पूरे में नहीं भरा है। ध्यान से देखना इधर, इस वाले हिस्से में मैट्रिक्स पूरे में नहीं भरा है। ये मैट्रिक्स देखो यहां से यहां तक एक चैनल या रास्ते जैसा बना रहा है, ठीक। इसी मैट्रिक्स ने यहां से यहां तक एक चैनल बनाया, मैट्रिक्स ऐसे करके चैनल बना रहा है। तो ये जो बोन का मैट्रिक्स है, ये बेटा इस तरीके से कुछ चैनल्स के फॉर्म में होता है। तो बोन का मैट्रिक्स किसके फॉर्म में है? चैनल्स के फॉर्म में। अगर चैनल्स के फॉर्म में है, तो क्या अब आपको दिख रहा है कि बीच बीच में खाली जगह भी बच गई? ये जो बीच की खाली जगह बची, इनके अंदर मौजूद होती है रेड बोन मैरो। क्या पाया जाता है यहां? रेड बोन मैरो। याद आती है एनसीईआरटी की लाइन कि रेड बोन मैरो ऑफ सम बोन्स इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। तो अब हमने ये जान लिया कि क्या रेड बोन मैरो पूरी बोन के अंदर पाई जाती है? नहीं, ये बोन के किस पार्ट के अंदर है? इपीफाइसिस। और कहां होती है? तो बोन में मैट्रिक्स के जो चैनल्स हैं उनके बीच में पाई जाती है रेड बोन मैरो। तो मैंने कहा कि यहां पर ये क्या हो गई? ये हैं चैनल्स ऑफ मैट्रिक्स। वैसे इन्हें ट्रेबेकुली नाम देते हैं, पर अपन नाम वाम पे नहीं जाएंगे। और मेन एनसीईआरटी में अपने मुद्दे की बात कि ये है यहां पर रेड बोन मैरो। तो एनसीईआरटी कहती है कि रेड बोन मैरो ऑफ सम बोन्स इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल।
तो ये है साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। तो यहां पर फॉर्मेशन किसका होता है बेटा? ब्लड सेल्स का। तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहां पर होता है? रेड बोन मैरो पे। तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहां होगा? रेड बोन मैरो पर फॉर्मेशन किसका होता है? ब्लड सेल का। तो साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल कौन रहेगा यहां पर? रेड बोन। ये हैं चैनल्स ऑफ मैट्रिक्स। वैसे इन्हें ट्रेबेकुली नाम देते हैं, पर अपन नाम वाम पे नहीं जाएंगे। और मेन एनसीईआरटी में अपने मुद्दे की बात कि ये है यहां पर रेड बोन मैरो। तो एनसीईआरटी कहती है कि रेड बोन मैरो ऑफ सम बोन्स इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। तो ये है साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। तो यहां पर फॉर्मेशन किसका होता है बेटा? ब्लड सेल्स का। तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहां पर होता है? रेड बोन मैरो पे। तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहां होगा? रेड बोन मैरो पर फॉर्मेशन किसका होता है? ब्लड सेल का। तो साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल कौन रहेगा यहां पर? रेड बोन मैरो है। क्या आपने को ये वाली बात समझ में आई? पक्की बात? अब जरा देखिए, अब इपीफाइसिस के बाद ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। ये वाला पार्ट क्या कहा जाता है? मेटाफाइसिस। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं मेटाफाइसिस एंड इट इज प्रेजेंट इन डेवलपिंग बोन्स ओनली। ये केवल कौन से बोन्स के अंदर पाया जाता है? डेवलपिंग बोन्स में ही पाया जाता है। इसका मतलब है कि जब तक आपकी हाइट बढ़ रही है तब तक आपके अंदर ये मौजूद है। यही पार्ट है जो बोन के अंदर जोन ऑफ इलोंगेशन है, जहां बोन की हाइट बढ़ती है। जब आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है तो वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि एक सर्टेन एज आने के बाद फिर ये जो मेटाफाइसिस वाला पार्ट है ये यहां से खत्म हो जाता है। जब मेटाफाइसिस वाला पार्ट बंद हो जाएगा
या इसको इपिफाइजियल एंड प्लेट बोलते हैं, जब ये बंद हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप कितनी भी कोशिश करो, उसके बाद आपकी हाइट बढ़ेगी क्या? नहीं। तो हमने कहा कि दूसरा पार्ट कौन सा हुआ? मेटाफाइसिस। ये वो जगह है जहां पे बोन अपनी लंबाई में बढ़ती है। तो दूसरे वाले पार्ट को क्या कहा? मेटाफाइसिस। अब यहां देखिए, ये जो बीच वाला पार्ट आया, इस पार्ट को अगर हम देखें तो यहां पर बीच में कैविटी है। इस वाले हिस्से में बीच में क्या मौजूद है? कैविटी है। ये जो कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं बोन मैरो कैविटी। क्या कहा जाता है? बोन मैरो कैविटी। उससे पहले ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं डायफाइसिस। ये वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? डायफाइसिस नाम देते हैं। तो ये वाला पार्ट है डायफाइसिस। डायफाइसिस में जो मैट्रिक्स है, अब इधर देखिएगा ध्यान से, मैट्रिक्स कहां पर मौजूद है? ये इतने पार्ट में। और इधर इसे ऐसे मानो कि आपके पास एक ट्यूब है जिसकी दीवारें मोटी मोटी हैं। ट्यूब की दीवारें क्या है? मोटी हैं। और बीच की जो जगह है वो उतनी ज्यादा वाइड नहीं है, नैरो सी जगह है। अब उस ट्यूब को अगर आप बीच में से काट दोगे तो ट्यूब की दीवारें दोनों तरफ दिखेंगी और बीच में अपने को क्या दिखाई देगी? कैविटी। जो कैविटी यहां आपको दिखाई दे रही है, इस कैविटी को हम बोलते हैं बोन मैरो कैविटी। इसे क्या कहा जाता है? बोन मैरो कैविटी कहा जाता है। तो ये कैविटी कही जाती है बेटा बोन मैरो कैविटी, जिसके अंदर पाई जाती है येलो बोन मैरो। यहां कौन है? येलो बोन मैरो। और येलो बोन मैरो जो है, इसके अंदर मौजूद होता है एडिपोज टिश्यू। यहां कौन रहने वाला है? एडिपोज टिश्यू होगा। तो अपन ने कहा कि यहां पर पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। अब जरा डायफाइसिस वाले पार्ट को और देख लेते हैं। तो डायफाइसिस वाले पार्ट में जो बोन पाई जाती है, इसे कहा जाता है कॉम्पैक्ट बोन। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन। मतलब कि स्पंजी बोन की तरह यहां बीच बीच में कैविटीज नहीं होती। तो क्योंकि कैविटीज नहीं है, तो हमने कहा कि स्ट्रक्चर थोड़ी सी कैसी है? कॉम्पैक्ट है। तो इसीलिए नाम क्या दे दिया? कॉम्पैक्ट बोन। अब इस कॉम्पैक्ट बोन वाले पार्ट को देखो, हम क्या करने वाले हैं अब। तो देखिए, मैं अब यहां पे क्या करूंगा, मैं इतने पार्ट का, ध्यान से देखना, तो क्योंकि कैविटीज नहीं है, तो हमने कहा कि स्ट्रक्चर थोड़ी सी कैसी है? कॉम्पैक्ट है। तो इसीलिए नाम क्या दे दिया? कॉम्पैक्ट बोन। अब इस कॉम्पैक्ट बोन वाले पार्ट को देखो, हम क्या करने वाले हैं अब। तो देखिए, मैं अब यहां पे क्या करूंगा, मैं इतने पार्ट का, ध्यान से देखना, मैंने इतने पार्ट का एक सेक्शन लिया और उसे जूम करके हम देखने वाले हैं। जब उसे हम जूम करके देखेंगे, तो अब ये जो कॉम्पैक्ट बोन वाला पार्ट है, ये आपको कुछ ऐसे करके दिखेगा। जब जूम करके देखेंगे तो कॉम्पैक्ट बोन वाला पार्ट कुछ ऐसे करके दिखने वाला है ना। जब ये ऐसे करके दिखेगा, तो अब यहां हमने कहा कि अगर हम इस वाले पार्ट को देखें, तो क्या यहां पूरे में मैट्रिक्स भरा होता है? नहीं। बोन होती है वेस्कुलर, मतलब बोन के अंदर ब्लड वेसल पाई जाती है। अगर बोन को काटोगे तो ब्लड निकलेगा। तो अब बोन के अंदर ब्लड वेसल कहां पर होंगी, कैसे होंगी, उसको अगर हम देखें, तो यहां इस कॉम्पैक्ट बोन में कुछ तो लंबी लंबी कैनाल पाई जाती हैं। कुछ कैनाल तो कैसी हैं? जो लंबाई में है। जैसे अगर आप देखें, तो एक कैनाल मैंने अभी बनाई, एक और कैनाल मान लीजिए ये है। और फिर यहां पर एक कैनाल अपन ने इधर बना ली। तो
कुछ कैनाल आपको दिख रही है जो लंबाई में है। जो कैनाल लंबाई में है इन्हें हम बोलते हैं क्या? हैवर्सियन कैनाल। क्या कहा जाता है? हैवर्सियन कैनाल। तो इसे कहा जाता है हैवर्सियन कैनाल। ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है, पर एनसीईआरटी का डायग्राम जब तक मैं इतनी सारी चीज आपको ना समझाऊं तो एनसीईआरटी डायग्राम में क्या दिखाना चाहती है वो आपको समझ में नहीं आएगा अभी। तो सबसे पहले लंबाई में जो कैनाल हैं उनको क्या बोलते हैं? हैवर्सियन कैनाल। कुछ कैनाल्स हैं जो इन्हें आपस में जोड़ती हैं। जैसे आप देखिए, एक कैनाल है जो ऐसे जोड़ रही है, एक और कैनाल आपको यहां दिख रही है। तो अभी हम जो कैनाल बना रहे हैं, ये कैनाल क्या कर रही है? दो हैवर्सियन कैनाल्स को आपस में जोड़ रही हैं। तो हैवर्सियन कैनाल्स को आपस में जोड़ने वाली जो कैनाल होती हैं, इन्हें नाम देते हैं वोकमैन्स कैनाल। क्या कहा जाता है इनको? वोकमैन्स कैनाल कहते हैं। भले आप वोकमैन्स कैनाल का नाम भूल जाएं, पर हैवर्सियन कैनाल का जोड़ रही हैं। तो हैवर्सियन कैनाल्स को आपस में जोड़ने वाली जो कैनाल होती हैं, इन्हें नाम देते हैं वोकमैन्स कैनाल। कैनाल्स को आपस में जोड़ रही हैं। तो हैवर्सियन कैनाल्स को आपस में जोड़ने वाली जो कैनाल होती हैं, इन्हें नाम देते हैं वोकमैन्स कैनाल। क्या कहा जाता है इनको? वोकमैन्स कैनाल कहते हैं। भले आप वोकमैन्स कैनाल का नाम भूल जाएं, पर हैवर्सियन कैनाल का नाम याद रखना। इसलिए याद रखना हैवर्सियन कैनाल का नाम, क्योंकि हैवर्सियन सिस्टम मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये जो हैवर्सियन कैनाल्स हैं, ये केवल मैमल्स की बोन में पाई जाती हैं, अदर देन मैमल्स नहीं पाई जाती हैं। तो कहीं कहां एक आध क्वेश्चन में होता है ना कि एनसीईआरटी के थोड़ा बहुत बाहर चले जाते हैं, तो हो सकता है यहां से आ जाए। जैसे कि मान लो पूछ लिया जाए कि हमें दो हड्डियां मिली, एक के अंदर हैवर्सियन कैनाल थी, दूसरे के अंदर नहीं थी, तो कौन सी हड्डी जो मैमल की होगी? इस तरीके कुछ क्वेश्चन बना दे। तो अपन ने कहा कि हैवर्सियन कैनाल केवल किसके अंदर पाई जाती है? मैमल्स में। अदर देन मैमल्स हैवर्सियन कैनाल होती नहीं है। तो हमने कहा कि ये एक तो जो लॉन्गिट्यूडिनल है उसका नाम हैवर्सियन है, और जो ऐसे करके ट्रांसवर्स कैनाल है उसका नाम क्या होता है? वोकमैन्स कैनाल। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये स्ट्रक्चर आपको तब दिख रही है जब मैंने बोन को लंबाई में काटा है। बोन को अभी मैंने क्या किया? लंबाई में काटा है। अब अगले डायग्राम में हम बोन को ऐसे काटने वाले हैं। जब ऐसे करके काटेंगे तो यही हैवर्सियन कैनाल अब आपको डॉट्स के फॉर्म में दिखाई दे जाएगी ना। एक बार पहले इतना लिख दें, फिर बात करते हैं आगे। हाँ, दोनों होते मैमल्स में हैं, पर इस पूरे को अपन जानते हैं हैवर्सियन सिस्टम के नाम से, तो इसलिए हैवर्सियन नाम याद रखना ज्यादा जरूरी सा है, या थोड़ा सा ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा? हाँ, इपीफाइसिस जब भी रहेगा तो इपीफाइसिस हमेशा स्पंजी बोन का बना होता है। पर ये जो इपीफाइसिस है वो हर एक बोन में हमेशा बाहर की तरफ हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि हम स्कल बोन्स में बात करें तो वहां पे इपीफाइसिस अंदर की तरफ होता है, वह बाहर की तरफ नहीं होता। हाँ, सारे नहीं। हम अगर अपने अंदर बात करें आज, तो हमारे अंदर स्टर्नम है, ह्यूमरस के प्रॉक्सिमल एंड है, स्कल बोन्स है, फीमर का प्रॉक्सिमल एंड है। बस केवल इतनी जगह बोन मैरो बनती है, ब्लड सेल बनती है। तभी एनसीईआरटी ने क्या लिखा कि रेड बोन मैरो ऑफ सम बोन्स, ऑल बोन्स नहीं लिखा था। क्या लिखा था? सम बोन्स। कि हर जगह पे ब्लड सेल नहीं बनती है, कुछ जगह है जहां ब्लड सेल बनती है।
मेटाफाइसिस पर पाई जाती हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। वहां कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल होती हैं। हाँ, वहां जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, उस कॉन्ड्रोब्लास्ट के डिवाइड करने पे उसे फिर रिप्लेस करती है ऑस्टियोब्लास्ट। तो जो मेटाफाइसिस वाला पार्ट है उसकी स्ट्रक्चर ही एकदम अलग होती है। वहां पहले कॉन्ड्रोब्लास्ट है जो डिवाइड करेगी, वो स्पेस क्रिएट करेगी, फिर उसकी जगह ऑस्टियोब्लास्ट आ जाएगी, कॉन्ड्रोब्लास्ट खत्म हो जाएगी। हम्म। सारा बोन्स नहीं बनाता है। नहीं, मैंने ये कहा रेड बोन मैरो तो बनाता है, पर एडल्ट में रेड बोन मैरो कुछ ही बोन्स के अंदर पाया जाता है। जैसे हमारे अंदर अभी जो रेड बोन मैरो है वो केवल स्कल बोन्स में है, स्टर्नम में है, ह्यूमरस और फीमर के प्रॉक्सिमल एंड पे है, बस इतनी जगह पे है। तो इसीलिए सारी बोन्स में रेड बोन मैरो नहीं होता। जहां पर रेड बोन मैरो पाया जाएगा वहां पर जो है क्या कहते हैं ये फॉर्मेशन करेगा ब्लड सेल का। तो बस अपने को याद रखना है ऑफ सम बोन्स लिखा है, ऑल बोन्स नहीं कहा है। लिख गया? आगे बढ़े। चलो फिर से एक बार जरा देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप थे? कौन कौन से? लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज के कितने टाइप? कौन कौन? एरियोलर और एडिपोज। सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथीलिया किसका काम? स्टोरेज ऑफ फैट। बीनीथ द स्किन कौन? और इन द स्किन कौन? डेंस, इरेगुलर। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप? दो। फिर अपन ने सॉरी, डेंस के कितने टाइप? दो, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट एक ही ओरिएंटेशन में, जबकि इरेगुलर के अंदर अलग अलग ओरिएंटेशन में होते हैं। हमने कहा कि जब भी अगर किसी चीज को कवर करना हो तो कौन काम आएगा? रेगुलर की रेगुलर। वहीं पर टेंडन और लिगामेंट बनाना हो तो रेगुलर अपने काम आएगा। तो फिर अपन ने कहा कि स्केलेटल में कितनी चीजें? दो, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज के मैट्रिक्स के तीन कैरेक्टर, सॉलिड, प्लाइबल, रेजिस्ट, कंप्रेशन। सॉलिड, प्लाइबल और रेजिस्ट, कंप्रेशन, ये तीन कैरेक्टर कार्टिलेज के मैट्रिक्स के हो जाते हैं। फिर अगला हमने कहा कि जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, कार्टिलेज है, इसके अंदर सेल कितनी है? दो, कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट। Chondrocytes are present in the spaces called lacunae in the matrix secreted by them. तो मतलब कि ये किसके अंदर पाई जाती है? एक स्पेस के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेकुनी। फिर हमने कहा कि कार्टिलेज के एग्जाम्पल में सबसे पहला एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन किसका बना? कार्टिलेज का बना है। इंटरवर्टिबल डिस्क पर क्या मौजूद है? कार्टिलेज। बोलो अगला एग्जाम्पल क्या था? कार्टिलेज का टिप ऑफ आउटर ईयर, आउटर ईयर जॉइंट्स लिखा था ना, एनसीईआरटी ने क्या लिखा था? आउटर ईयर जॉइंट्स। लिम्स एंड हैंड इन एडल्ट। तो इन सारी जगहों पर क्या पाई जाती है? कार्टिलेज मौजूद है। अब कार्टिलेज के बाद बोन में, यहां तक अपन ने बात की, कल इसे कंप्लीट करते हैं।
जब हम बात करेंगे कि कॉम्पैक्ट बोन वाले पार्ट में कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है और एनसीईआरटी अपने डायग्राम में दिखाना क्या चाहती है आपको। पहले इसे कंप्लीट करेंगे, फिर कॉकरोच, फिर फ्रॉग, पूरा चैप्टर एक साथ निपटाएंगे।